Hello friends, today we are going to start the first chapter of chemistry of class 10th. Our first chapter is chemical reaction and chemical equation. In this chapter, our first question arises is that what is the chemical reaction? What is the first question arises? That what is the chemical reaction? तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और विथ न्यू प्रॉपर्टीज. इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड विथ न्यू प्रॉपर्टीज. मतलब कि इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसका प्रॉपर्टीज भी नया होता है, न्यू विथ न्यू प्रॉपर्टीज. इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed. तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टी और उसका प्रॉपर्टी भी कैसा होता है? नया होता है. इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट इन आवर सराउंडिंग्स मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज एग्जिस्ट. द फर्स्ट वन इज केमिकल चेंज and the second one is physical change. In chemical change, a new substance is formed. Or in physical change, no new substance is formed. तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इन्वायरमेंट में दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में हमारा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. केमिकल चेंज का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स. सेकेंड और क्या ले सकते हैं? जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, हमारे घर में खाना बनता है वो. फिर और क्या ले सकते हैं? प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, तो ये सब हमारा क्या है? एक केमिकल चेंज है जिसमें कि रिएक्शन होने, जिसमें कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जो राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स है वो कैसे केमिकल चेंज है? जब फल कच्चा होता है तो उसका स्वाद चेंज होता है, मतलब उसका टेस्ट भी चेंज होता है. जब कोई भी फल मेनली कच्चा होता है तो उसका स्वाद है, उसका जो टेस्ट है मेनली कैसा होता है? सावर होता है या फिर बीटर होता है. लेकिन वो पकने के बाद उसका स्वाद कैसा होता है? मेनली स्वीट हो जाता है. अगर स्वीट नहीं होता कुछ और चेंजेस हो जाता है उसमें. फिर उसका कलर भी चेंज होता है. क्या होता है? चेंज कलर भी होता है. मान लीजिए जब कच्चा था तो उसका कलर ग्रीन था, लेकिन पकने के बाद उसका कलर हल्का लाइट ग्रीन हो गया, या फिर कहिए तो ऑरेंज कलर का हो गया, मतलब पकने के बाद हो जाता है. तो ये सब हमारा क्या है? हम देख रहे हैं कि ये सब एग्जांपल है जो हमारा केमिकल चेंज का है. इसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये हमारा केमिकल चेंज था.
और जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का हम डिफिनेशन अभी क्या लिखवाए हैं कि केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है मेनली कि एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल चेंज में भी क्या हो रहा है कि एक नया सब्सटेंस का ही फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कुछ और नहीं बल्कि केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं बल्कि जो केमिकल चेंज होता है उसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंज। इन केमिकल रिएक्शन वल्नी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम का फॉर्मेशन नहीं होता है बल्कि सिर्फ जो हमारे मतलब कि जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है और एक नया सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब कि उसके एटम्स में कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, फिर से उसे डेकोरेट किया जाता है, फिर से वो एक अरेंज होता है एक वे में और एक नया सब्सटेंस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन में एक और चीज क्या होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके बीच में, उनके एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा। मान लीजिए एक ये एटम है, एक ये एटम है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन रहा होगा। क्या ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो जब रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस के बीच में, जो सब्सटेंस के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होता है उसके साथ, वो ब्रेक कर जाता है। मेनली केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, वो ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने से क्या होता है कि इसका एटम, जो इस दो एटम कंबाइंड है केमिकल बॉन्ड से, वो अलग अलग हो गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो अलग होने के बाद फिर ये एटम है जो कोई दूसरा सब्सटेंस होगा उसके एटम के साथ फिर से एक नया बॉन्ड बना लेगा। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस का एटम था दो, अब मान लीजिए कोई दूसरा सब्सटेंस है उसका ये दो एटम है, तो इसका भी एटम है, इसका भी, इसके बीच में पहले से केमिकल बॉन्ड होगा पुराना वाला, ये भी ब्रेक किया और इसका भी एटम अलग अलग हो गया। तो इसका एटम यहाँ आ गया और एक पहले से एटम यहाँ था, पहले ये पहला सब्सटेंस था, ये दूसरा सब्सटेंस था, तो ये दोनों के बीच में फिर से एक नया केमिकल बॉन्ड बन गया। तो जब नया केमिकल बॉन्ड बनता है तो वही एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी करता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हमारे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके एटम्स के बीच में जो पहले से केमिकल बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है और फिर अदर सब्सटेंस के एटम्स के साथ एक नया केमिकल बॉन्ड बनाकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। अब आइए हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मेनली केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम है रिएक्टेंट और एक का नाम है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, the substance which take part in the chemical reaction to form a new substance is called
रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किस पर्पज से? उसका पर्पज क्या होता है? तो एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। तो वही हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट कहलाता है। और एक और हमारा पार्ट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? प्रोडक्ट। द न्यू substance produced as a result of chemical reaction is called product। कहने का मतलब है कि हमारे केमिकल रिएक्शन का दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्शन के बाद, जो केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीटली हो गया तो उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है किस पर्पज से? एक नया सब्सटेंस को बनाने के लिए, तो वो कहलाता है रिएक्टेंट। अब आइए एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम एक क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? हमारा मेटल होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम है जो लेबोरेटरी में जहां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वहां वो मेनली रिबन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रिबन के फॉर्म में होता है। रिबन का फॉर्म करने का मतलब एक थीन वायर के फॉर्म में होता है। थीन वायर के फॉर्म में होता है। तो हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लिए, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो उससे तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहेंगे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो जैसा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जो मैग्नीशियम हम रिबन ले रहे हैं, इसका कलर होता है जो सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। कैसा कलर होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। जो मैग्नीशियम रिबन का कलर होता है कैसा होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर होता है। अब आइए हम इसे देखते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से, ठीक है। और ये किस फॉर्म में? रिबन के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके साथ इसको हम बर्न कर रहे हैं। बर्न करने का मतलब कि जब भी कोई सब्सटेंस कंबशन करता है तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है, एयर के प्रेजेंस में, यानी कहने का मतलब O2 के प्रेजेंस में क्या करता है? बर्न करता है। तो हम इसके साथ क्या रिएक्टेंट एक होगा मेरा O2, मतलब कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। कहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं? एयर से। और बर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर हम हीट एनर्जी ऐसे ले सकते हैं और बनेगा क्या? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट हो गया। और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उसका कलर हो जाता है, कैसा कलर हो जाता है उसका? व्हाइट एश। जब मैग्नीशियम एयर के प्रेजेंस में पूरी तरह से जल जाता है तो वो एक व्हाइट एश का फॉर्मेशन करता है, उजला राख। और ये किस फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में होता है। तो हमने क्या देखा कि पहले मैग्नीशियम का कलर कैसा था? सिल्वरी व्हाइट कलर था, लेकिन रिएक्शन के बाद उसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट हो गया मेनली। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है। और क्या देख रहे हैं? जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो उसमें से बहुत ही ब्राइट फ्लेम निकलता है। ब्राइट
फ्लेम निकलता है। फ्लेम का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो कैसा फ्लेम निकलता है? ब्राइट व्हाइट फ्लेम। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कैसा फ्लेम निकलता है? ब्राइट व्हाइट फ्लेम। और यहाँ पर बुक्स में ब्राइट की जगह डैजलिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डैजलिंग का मतलब ही होता है ब्राइट। तो हमारा ये केमिकल रिएक्शन था जिसमें कि हमने देखा कि जो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। पहले मैग्नीशियम रिबन का कलर कैसा था? सिल्वरी व्हाइट कलर था, और प्रोडक्शन के बाद उसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट कलर हो गया। तो यहाँ पर एक और चीज क्या नोट करने वाली है कि जो मैग्नीशियम होता है वो बर्न करने के बाद कैसा सब्सटेंस बन रहा है? पाउडर के फॉर्म में बन जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 सब्सटेंस है जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 सब्सटेंस कौन कौन से हैं? वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों जो सब्सटेंस हैं इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्टेंट कहेंगे। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा सब्सटेंस बन के आ रहा है इसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट का काम कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट का काम कर रहा है। अब आइए हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली 5 प्रॉपर्टी होते हैं। हमारे केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या होगा हमारा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तीसरा क्या होगा हमारा? चेंज इन कलर। चौथा क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। एक बात और क्या नोट करने वाली है कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमारे 2 रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक और एक होते हैं इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में है हीट लिबरेट होता है। क्या होता है? हीट एनर्जी लिबरेट होता है। जबकि इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सराउंडिंग से जब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर है जो इंक्रीज करता है इसमें, और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज करता है। इस वजह से इसमें टेम्परेचर की कमी आएगी जब हीट एनर्जी इसमें से रिलीज हो गया तो उसकी वजह से इसमें टेम्परेचर कम जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर के ऑन द बेसिस पर हमारे 2 रिएक्शंस थे, हमने देख लिया। अब हमारा 5th पॉइंट क्या आता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, फॉर्मेशन, चेंज इन कलर, और एक आता हमारा चेंज इन स्टेट। क्या है हमारा लास्ट 5th पॉइंट? चेंज इन स्टेट। तो ये हमारे 5 प्रॉपर्टीज हैं किसके? केमिकल रिएक्शन के। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें से मे बी केमिकल रिएक्शन होने के वक्त कुछ ना कुछ उसमें से गैस का इवोल्यूशन होगा, कुछ गैस लिबरेट करेंगे। क्या करेंगे? इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज होना या फिर लिबरेट होना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन के 5 प्रॉपर्टीज हैं इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस।
इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जिंक मेटल है, जिंक मेटल है जिसे हम डिनोट करते हैं कैसे, जिंक, जेडन से। ठीक है, जिंक को किससे डिनोट करते हैं हम, जेडन से। अगर जिंक को, जिंक के ग्रेन्यूल्स को अगर हम एसिड में डिसॉल्व करते हैं, किसमें हम डिसॉल्व करते हैं, एसिड में। मान लीजिए एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड में, किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक्वस फॉर्म में ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है H+ आयन में। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ H+ आयन बहुत ही ज्यादा होता है एक्वस फॉर्म में, इस वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे हम लिखते कैसे हैं, केमिकल फॉर्मूला के रूप में H2SO4। तो ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा हो गया जिंक। तो जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है उसे देखते हैं। जैसे कि ये जिंक है, जैसे कि ये जिंक है, जिंक में हम क्या डालें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो बनेगा में हमारा क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनेगा हमारा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। जैसे कि देखिए जिंक, जेडन किसके फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैसा लेंगे हम, डाइल्यूट भी ले सकते हैं, डाइल्यूट। इसका जब रिएक्शन हुआ जिंक का H2SO4 के साथ, तो बना क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4। ये हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है। ठीक है, आपने 8 क्लास में सीखा होगा कि किस तरह से हम, मतलब कि 8 या फिर 9 में सीखा होगा किस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का। हम क्या लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हमारा जिंक सल्फेट था। अब प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक एटम है हाइड्रोजन का जो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो वो हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि 2 H बॉन्ड हमेशा साथ में रहते हैं। ये एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का। तो हमने क्या देखा कि इवोल्यूशन, हमारा प्रॉपर्टी क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी ना कोई उसमें जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, कोई गैस लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि एक प्रोडक्ट तो हमारा बन रहा है जिंक सल्फेट, जबकि एक हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी। तो इस पे हमने एक एग्जांपल भी कर लिया। एक ऐसा, इसमें क्या है कि जब भी कोई भी रिएक्शन से अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है तो हम कैसे चेक करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, मान लीजिए कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से कोई गैस लिबरेट किया, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो उसका पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब उसमें से गैस लिबरेट कर रहा हो तो वहां पर हम मैच स्टिक, मतलब कि एक माचिस का तिल्ली लेके जाएंगे। तो माचिस का तिल्ली है जो ऑटोमेटिकली खुद पे खुद बर्न करने लगेगा। और कैसे बर्न करेगा, बिट पॉपिंग साउंड। मतलब कि जब भी जैसे कि रिएक्शन में जब परफॉर्म करेंगे तो जिंक सल्फेट से जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कोई गैस इसमें से लिबरेट हो रहा है। तो हम चेक कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस बीकर के पास
जहाँ पे जिंक सल्फेट है जिसमें से गैस लिबरेट हो रहा है, तो उसके ऊपर हम एक माचिस की तिल्ली को लेके जाएंगे। तो वो जो माचिस की तिल्ली है खुद पे खुद बाय इटसेल्फ इट बर्न विद द पॉपिंग साउंड, तो वो बर्न करेगा और बर्न करने के साथ कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा है चेक करने का कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ये था हमारा चेक करने का प्रोसेस। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4 प्रॉपर्टीज और बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। तो हम इसके बारे में फिर अगले वीडियो में 1 by 1 स्टडी करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।